अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई एम ओवैस अहमद। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लेक्चर को देखते जा रहे हैं जो हमारे पास है सिंपल पेंडुलम, और उसके बाद हम ये भी साबित करेंगे कि सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह होती है। और इसके अंदर आपके पास बुक में एक और भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर शामिल किया गया है, वो है बॉल एंड बाउल सिस्टम। उसको भी हम देखेंगे कि उसकी भी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरीके से है। तो इस लेक्चर के समझने से पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने टाइम पीरियड के बारे में बताया था और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है उसके बारे में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आपने वो वीडियो जाकर देखनी है, फिर आपको ये वाला लेक्चर अच्छे तरीके से क्लियर होगा। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि पीरियोडिक मोशन क्या हमने समझी थी और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। तो पीरियोडिक मोशन ऐसी मोशन होती है जो इटसेल्फ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर रिपीट होती है, उस मोशन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास ये थी कि कोई भी बॉडी अगर वाइब्रेट कर रही है या वाइब्रेशन कर रही है तो वो मोशन हमारे पास क्या कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या थी कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए उसके डिस्प्लेसमेंट के। तो ये तमाम चीजें हमने डिटेल के साथ प्रीवियस वीडियो के अंदर देखी थी, तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखें अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी। तो आप देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम क्या है। अच्छा, सिंपल पेंडुलम आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम एक रिजिड सपोर्ट के साथ, एक सॉलिड सपोर्ट के साथ हम क्या करते हैं, बिल्कुल इनएक्सटेंसिबल धागे को हम क्या करते हैं, लटकाते हैं। इनएक्सटेंसिबल धागे का मतलब ये है कि उसके अंदर लचक नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर धागे के अंदर लचक नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल पेंडुलम आपके पास ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक रिजिड सपोर्ट के साथ बिल्कुल लाइट वेट, जिसका बहुत ही कम वेट होता है, ऐसा धागा हम लगाते हैं और उसके साथ हम क्या कर देते हैं, एक मेटल के बॉब को उसके साथ फिक्स कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है, मेटल बॉब। मेटल का एक बॉब होता है, उस धागे के साथ हम उसको फिक्स कर देते हैं। तो ऐसा सिस्टम हमारे पास क्या कहलाता है, सिंपल पेंडुलम कहलाता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, फिर हम इसके जो जितने भी पॉइंट्स आपको बोर्ड पर लिखे हुए नजर आ रहे हैं वन बाय वन उसे डिस्कस करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉब, के जो सिंपल पेंडुलम है वो कंसिस्ट होता है एक स्मॉल मेटेलिक बॉब के ऊपर ऑफ मास एम। जाहिर सी बात है, एक मेटेलिक बॉब है तो उसका कोई ना कोई आपके पास मास होगा जिसको हमने एम से शो किया है। फ्रॉम अ लाइट वेट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, एक लाइट वेट स्ट्रिंग के साथ या लाइट वेट धागे के साथ उसे हम क्या करते हैं, लटकाते हैं। अच्छा, लिखा हुआ है कि ऑफ लेंथ एल, ये जो धागा आपको नजर आ रहा है इसकी लेंथ यहाँ पर कितनी है, इसकी लेंथ को हमने यहाँ पर शो कर दिया स्मॉल एल से, कि ये जो भी स्ट्रिंग यहाँ पर आपको लटका हुआ नजर आ रहा है उसकी लेंथ कितनी है, एल है। आगे लिखा हुआ है कि फिक्स एट इट्स एंड अपर एंड, क्या लिखा हुआ है कि फिक्स एट इट्स अपर एंड, कि जो धागे का अपर एंड है उसको हमने किसी भी एक सपोर्ट के साथ फिक्स कर दिया। तो ये पूरा सिस्टम आपके पास क्या कहलाता है, सिंपल पेंडुलम। अब देखते हैं ये असल में वर्क किस तरह कर रहा है, सिंपल पेंडुलम काम किस तरीके से करता है। देखें, ये आपके पास सिंपल पेंडुलम यहां पर रुका हुआ है, मतलब अपनी मीन पोजीशन पर है, या आप उससे यूं भी कह सकते हो कि ये सिंपल पेंडुलम अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर है, क्योंकि यहां से अभी तक कहीं भी मूव नहीं कर रहा। बस इसे हमने यहां पर एक स्ट्रिंग के साथ मेटल बॉब को फिक्स करके लटका दिया और ये अभी कहीं भी मूव नहीं कर रहा, मतलब यहां पर अभी इसके ऊपर फोर्स कोई भी अभी तक अप्लाई नहीं हुई। अब हमने जब यहां से इस मेटल के बॉब को उठाकर एक एक्सट्रीम पोजीशन पर ले गए, ये वाली जब यहां पर हम मेटल के बॉब को उठाकर लाए तो ये पोजीशन हमारे पास क्या कहलाती है, एक्सट्रीम।
ये पोजीशन क्या कहलाती है, एक्सट्रीम। तो मीन पोजीशन से लेकर हमने मेटल के बॉब को उठाकर हम कहां तक ले गए, उसकी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ले गए। अच्छा आप देखें, जब एक्सट्रीम पोजीशन पर हम यहां से फोर्स अप्लाई करके यहां पर ले गए, जब हम यहां से मेटल के बॉब को छोड़ेंगे, डिस्प्लेस हमने किया, अब जब हम यहां से मेटल के बॉब को छोड़ देंगे तो वो कहां पर आने की कोशिश करेगा, अपनी मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमने क्या कर दी, रीस्टोरिंग फोर्स आ गई। अब उसके अंदर जब हमने मीन पोजीशन से लेकर मेटल के बॉब को यहां तक डिस्प्लेस किया तो उसके अंदर अब रीस्टोरिंग फोर्स आ गई। तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो क्या करेगा, दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा। ये इसकी क्या थी, मीन पोजीशन थी। मीन पोजीशन की तरफ जब आने की कोशिश करेगा तो मीन पोजीशन की तरफ नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि अब उस मेटल के बॉब के अंदर इनर्शिया आ गया। इनर्शिया क्या चाहता है, इनर्शिया ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे, अगर वो बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहे। तो जब मेटल का बॉब यहां पर मूव करते हुए आया तो यहां पर नहीं रुकेगा, उसने इनर्शिया की वजह से मूव करते हुए दोबारा अपनी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चले जाएगा। ये पोजीशन भी इसकी क्या कहलाती है, ये पोजीशन भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। दोबारा से वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आ जाएगा। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आने की वजह से दोबारा उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स आ गई। तो दोबारा रीस्टोरिंग फोर्स आने की वजह से वो दोबारा यहां पर अपनी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव करेगा। अब दोबारा मीन पोजीशन पे नहीं रुकेगा, मीन पोजीशन पे रुकने की बजाय दोबारा से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाएगा। तो ये मेटल का बॉब आपके पास टू एंड फ्रो मोशन करता हुआ नजर आएगा, मतलब वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन करता हुआ नजर आएगा। तो यही हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन थी कि कोई भी बॉडी वाइब्रेटरी मोशन कर रही है या ऑसिलेशन कर रही है तो वो आपके पास क्या था, सिंपल हार्मोनिक मोशन थी। और कंडीशन क्या थी, उसका एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए उसके डिस्प्लेसमेंट के। अब देखें, हम जितना इसको यहाँ पर डिस्प्लेस करेंगे तो उतने ही एक्सेलरेशन के साथ ये मूव करता हुआ आएगा। जितना ज्यादा आप उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेकर जाएंगे, या आप यूं भी कह सकते हैं कि जितना ज्यादा ये जो डिस्टेंस ये तय कर रहा है ना, उसे हम कहते हैं हम उसे एल्टीट्यूड के ऊपर लेकर जा रहे हैं। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। तो हम उसे क्या कर रहे हैं, अपनी ज्यादा तो ऊंचाई पर नहीं लेकर जा रहे, लेकिन अपनी मीन पोजीशन से उसे कुछ ऊंचाई पर लेकर जा रहे हैं। तो वो आपके पास टू एंड फ्रो मोशन करता हुआ नजर आएगा। तो ये हमें पता लग गया कि जो सिंपल पेंडुलम की मोशन है वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। अब इसकी बाकी चीजें हम डिस्कस करते हैं। देखें, जब हमने ये बॉब को यहां से उठाकर उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर गए तो जाहिर सी बात है ये कोई ना कोई आपके पास एंगल बनाएगा। अच्छा, अब देखें यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, टेंशन। टेंशन आपके पास ऐसी फोर्स है जो उस धागे के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रही होगी। टेंशन ये चाहेगा कि जो ये मेटल का बॉब है ना, ये नीचे की तरफ ना जाए, बस ऊपर की तरफ उसे स्ट्रिंग क्या करेगा, खींच के रखेगा। तो जो स्ट्रिंग उसको खींच रहा है वो फोर्स आपकी क्या कहलाती है, टेंशन। अच्छा, अब देखें, मेटल का कोई ना कोई वेट है, तो वेट की डायरेक्शन हमेशा कहां होती है, टुवर्ड द अर्थ होती है, या जमीन की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। तो देखें, ये मेटल का जो बॉब है उसकी डायरेक्शन कहां है, डाउनवर्ड है। उसकी जो डायरेक्शन है मेटल के बॉब के वेट की डायरेक्शन, वेट के जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, और जो टेंशन की जो डायरेक्शन है वो कहां है, अपवर्ड की तरफ है। मतलब टेंशन उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है, और जो मेटल का वेट है, वेट भी एक फोर्स है जो नीचे की जानिब लगती है, वेट ने उसे नीचे की तरफ खींच के रखा हुआ है। तो ना तो बॉब ऊपर जाएगा ना फिर नीचे की तरफ जाएगा। तो ये मेटल फिर मूव किस तरह कर रहा है, अब उसके ऊपर भी आते हैं। सबसे पहले आप ये दो पॉइंट देखें, क्या लिखा हुआ है कि टेंशन टी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। जो टेंशन टी है, जो टेंशन फोर्स है वो स्ट्रिंग के ऊपर लग रही है, मतलब स्ट्रिंग की डायरेक्शन पर है। और आगे क्या लिखा हुआ है कि वेट इज इक्वल टू एम जी। वेट आपको पता है, वेट का फार्मूला क्या है, एम जी। वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड,
जो वेट है वो कहां पर मूव कर रहा है, वेट जो बॉब का वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो अब जब स्ट्रिंग ऊपर की तरफ मूव खींच रही है और बॉब का जो वेट है वो नीचे की तरफ है, तो फिर बॉब इस तरह टू एंड फ्रो मोशन क्यों कर रहा है। तो अब हम ये देखते हैं। अच्छा देखिए, वेट जो है ना आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा वेट के बारे में। और वेट के दो कंपोनेंट भी होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आज से ये बात याद रख लो कि वेट के दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट कहलाता है एम जी कोस थीटा और दूसरा कंपोनेंट क्या कहलाता है, एम जी साइन थीटा। जो आपका एम जी कोस थीटा होता है वो वेट के एक्स एक्सिस के ऊपर फोर्स लग रही होती है, और जो वेट का एम जी साइन थीटा का कंपोनेंट है वो उसके वाई एक्सिस के ऊपर फोर्स लगा रहा होता है। तो अब देखें, अब इस वेट को फिलहाल भूल जाएं, वेट कोई भी फोर्स नहीं है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे, एम जी साइन थीटा और एम जी कोस थीटा को डिस्कस करते हैं। देखिए, एम जी कोस थीटा उसे नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है और जो टेंशन है उसे ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो ये दोनों फोर्सेस तो आपस में बराबर हो गई और एक दूसरे को, ये फोर्स और एम जी कोस थीटा वाली फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। मतलब यहां पर ये दोनों फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि जब फोर्सेस सेम फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये मार्कर है, एक फोर्स में यहां से लगा रहा हूं, एक फोर्स में यहां से लगा रहा हूं, तो मार्कर ना तो यू मूव कर रहा है ना यू मूव कर रहा है, अपनी ही पोजीशन पर क्या है, स्टेबल खड़ा हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये वाली फोर्स और ये वाली जो टेंशन फोर्स है ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है। अब जो मेटल है वो इस तरह टू एंड फ्रो मोशन क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स है। जब हम मेटल को मीन पोजीशन से, मेटल बॉब को मीन पोजीशन से उठाकर एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर लेकर गए तो उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स आ गई। तो रीस्टोरिंग फोर्स दोबारा से उसे मीन पोजीशन की तरफ खींच रही है। लेकिन असल में ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये है क्या, देखिए, जो वेट का एम जी कोस थीटा कंपोनेंट है वो टेंशन के साथ तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास वेट का एक और कंपोनेंट रह गया, वो कंपोनेंट कौन सा है, एम जी साइन थीटा, जो इस तरह मूव कर रहा है। जो बॉब है मेटल का उसको इस तरह मूव करवाने में मदद दे रहा है। तो मेटल का बॉब जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है, वेट के एम जी साइन थीटा कंपोनेंट की जो फोर्स है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डब्ल्यू साइन थीटा। ये जो लिखा है ना एम जी साइन थीटा, तो उसे हम डब्ल्यू साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो जो वेट का एम जी साइन थीटा का कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है कि आपका मेटल बॉब टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। अब हम यहां पर इस पॉइंट की तरफ आते हैं कि ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है। यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि मोशन ऑफ पेंडुलम इज डिपेंड अपॉन एम जी साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ वेट। जो सिंपल पेंडुलम की मोशन है वो किस पर डिपेंड कर रही है, एम जी साइन थीटा कंपोनेंट ऑफ वेट। वेट फोर्स है तो वेट के एम जी साइन थीटा कंपोनेंट के ऊपर इसकी मोशन डिपेंड कर रही है। किस तरह, तो ये देखिए यहां पर जो एम जी साइन थीटा है वो इस तरफ फोर्स लगा रहा है तो बॉडी मूव करते हुए मीन पोजीशन पर आएगी, लेकिन नहीं रुकेगी। क्यों, क्योंकि इनर्शिया की वजह से वो यहाँ पर ऊपर चली जाएगी और इस तरह टू एंड फ्रो मोशन करती रहेगी। अब देखें टोटल 3 फोर्सेस लग रही थी, इसको आप भूल जाए, एक ये और एक ये, जिसमें से ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स तो कैंसिल आउट हो गई। तो नेट फोर्स आपकी कहां पर लग रही है, इस पेंडुलम के ऊपर टोटल फोर्स कहां पर लग रही है, अपनी मीन पोजीशन की जानिब आने के ऊपर इसकी एम जी साइन थीटा की फोर्स लग रही है। तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि द नेट रिजल्टिंग फोर्स, नेट रिजल्टिंग फोर्स का मतलब होता है कि टोटल फोर्स, द नेट रिजल्टिंग फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, कि उसकी जो टोटल फोर्स है सिंपल पेंडुलम की वो किस तरफ लग रही है, कंप्लीट अपने मीन पोजीशन की तरफ लग रही है। ये अलग बात है कि मीन पोजीशन पे नहीं रुकेगा, लेकिन वो आना कहां चाह रहा है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर या फिर मीन पोजीशन पर आने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब हम यहां पर, अच्छा आप देखें, आप जो है ना इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है सिंपल पेंडुलम का, तो ये फॉर्मूला आपने याद भी रखना है। और ये फॉर्मूला अब हम आगे इसी लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर आपका ये वाला फॉर्मूला यूज भी होगा।
फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर L अपॉन जी। L जो है वो सिंपल पेंडुलम की जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है, और जी आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है जो सबको मालूम है। अच्छा देखिए, जो टाइम पीरियड क्या है, ये जो टाइम लिखा हुआ है ये क्या चीज है। देखिए, सिंपल पेंडुलम को एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, टाइम पीरियड कहलाएगा। कैसे, यहां से सिंपल पेंडुलम को हमने यहां से डिस्प्लेस किया, वो यहां पर आया, फिर अपनी पोजीशन पे आके दोबारा अपनी मेन पोजीशन पर आया, तो एक ऑसिलेशन उसकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो जब आपका सिंपल पेंडुलम एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करेगा, जब एक ऑसिलेशन या वन वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, तो वन वाइब्रेशन कंप्लीट होने में जितना भी टाइम उसको लगेगा वो क्या कहलाएगा, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कहलाएगा। अब उसका टाइम पीरियड दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक सिंपल पेंडुलम की लेंथ की स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा जो सिंपल पेंडुलम की ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम यहाँ पे देखें, ये जो तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ एल एंड इट्स ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आप यूं भी कह सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट से हमें क्या पता लगा, जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो या तो उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है या ग्रेविटी एक्सीलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। अब हम देखते हैं किस तरह। ये टाइम पीरियड के सामने लेंथ है, तो मतलब ये दोनों का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली का रिलेशन है। अगर लेंथ कम होगी तो टाइम पीरियड भी आपका कम हो जाएगा, अगर लेंथ बढ़ती है तो टाइम पीरियड भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। और T और G का रिलेशन इनवर्सली का है, अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हम बढ़ाते हैं तो टाइम पीरियड आपका कम हो जाएगा। अब हम सबसे पहले लेंथ को देखते हैं कि लेंथ पे ये किस तरीके से डिपेंड करता है। देखिए, आपके पास एक एनिमेशन वीडियो चल रही होगी, एनिमेशन वीडियो में देखें आपको 3 पेंडुलम नजर आ रहे होंगे। एक पेंडुलम ब्लू कलर का है, एक पेंडुलम ब्राउन कलर का है और एक पेंडुलम ब्लैक कलर का है। सबसे पहले आप सिर्फ फोकस करें ब्लू कलर वाले पेंडुलम पे कि ब्लू कलर वाले पेंडुलम की लेंथ क्या है, कम है। तो लेंथ कम है तो आप उसका टाइम पीरियड देखें, मूव करने का जो टाइम पीरियड है वो भी कम है, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली का रिलेशन है। लेंथ ज्यादा तो टाइम ज्यादा, लेंथ कम तो टाइम कम। अब देखें, जो ब्लू वाला सिंपल पेंडुलम है उसकी जो लेंथ है वो कम है, तो उसका जो टाइम पीरियड है वन वाइब्रेशन कंप्लीट होने का, वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने का जो टाइम पीरियड है वो भी आपको कम नजर आ रहा होगा, कम दिख रहा होगा मूव करते हुए। अब उसके बाद आप ब्राउन वाले पे फोकस करें, ब्राउन वाले की जो लेंथ है वो ब्लू वाले से थोड़ी ज्यादा है। तो अब देखें, ज्यादा लेंथ है तो उसका टाइम पीरियड ब्लू वाले से थोड़ा ज्यादा है। ब्लू वाले को और ब्राउन वाले को दोनों को कंपेयर करते हुए देखें कि जो ब्लू वाला है वो बहुत ही कम टाइम पीरियड के अंदर अपनी वन वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि उसकी लेंथ कम है, और जो ब्राउन वाला है उसकी लेंथ ज्यादा है, तो वो वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए अपना टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा ले रहा है। अब लास्ट वाले को देखें, जो ब्लैक कलर का पेंडुलम आपको इस एनिमेशन डायग्राम के अंदर नजर आ रहा होगा, उसकी लेंथ ब्लू और ब्राउन वाले दोनों से ज्यादा है, तो उसको वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए आप देख रहे होंगे टाइम भी ज्यादा लग रहा है। जब इस तरह वो मूव कर रहा है तो थोड़ी टाइम के बाद वापस आ रहा है, एज कंपेयर टू ब्लू एंड ब्राउन पेंडुलम। ब्राउन और ब्लू पेंडुलम जो आपके पास है वो कम टाइम ले रहे हैं, और जो ब्लैक वाला है वो क्या कर रहा है, ज्यादा टाइम लेने के बाद अपनी वन वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है। तो आपको ये तो पता चल गया जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो किस पर डिपेंड करता है, उसकी स्ट्रिंग की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लेंथ हम चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड भी उसका चेंज हो जाएगा। दूसरे नंबर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जब हम ग्रेविटी को भी चेंज करेंगे तो इसका जो टाइम पीरियड है आपका वो भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, आप देखिए चौथे नंबर पर यहां पर क्या लिखा हुआ है कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास एंड इट्स एम्पलीट्यूड। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो अपने मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मास का मतलब यहां आप जितना बड़ा भी बॉब लगा दें तो उसका जो टाइम पीरियड है वो उस पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। या फिर एम्पलीट्यूड, ये मैं एम्पलीट्यूड बताता हूं। सबसे पहले मास की तरफ देखते हैं।
अच्छा देखिए, एक आपके पास सिंपल पेंडुलम है, अगर मैं छोटा सा बोब लगा दूं, अगर वो क्या कर रहा है कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में 1 सेकंड ले रहा है। गौर से सुनना, अगर मैं छोटा पेंडुलम लगा दूं तो वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में 1 सेकंड ले रहा है। अगर मैं उसकी जगह बड़ा बोब भी लगा दूं तो वो 1 वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में 1 सेकंड ही लेगा। तो इससे हमें यह पता चला कि जो बोब का मास है उस पर टाइम डिपेंड नहीं कर रहा। आप जितना बड़ा भी मास लगा दें, जितना बड़ा भी यहां पर इसका साइज लगा दें, जितना छोटा मास 1 वाइब्रेशन कंप्लीट होने में टाइम लेगा, बिल्कुल सेम बड़ा मास भी उतना ही टाइम लेगा। तो ये तो आपको पता चल गया कि जो टाइम पीरियड है वो सिंपल पेंडुलम के मास से इंडिपेंडेंट है, मतलब आजाद है, उस पर डिपेंड नहीं करता। दूसरी चीज क्या है, एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करता। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है कि इस बॉब को मैं उठाकर हाई एम्पलीट्यूड पर लेके गया था। एम्पलीट्यूड का मतलब है कि जितना डिस्टेंस इसने तय किया है। अगर मैं यहां से, ये आपका क्या है, सिंपल पेंडुलम है, अगर मैं उसको उठा के कम फासले के ऊपर ले जाऊं, या आप देख रहे हैं कि मैंने ज्यादा फासले के ऊपर, मतलब ज्यादा एम्पलीट्यूड के ऊपर उसे मूव करवाया। अगर मैं उसे क्या करता हूं, कम फासले के ऊपर ले जाऊं, तो जब भी ये हमारा टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का इस पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर मैं इसे यहां पर लेके जाऊं, अगर मैं यहां लेके जाता हूं तो 1 वाइब्रेशन कंप्लीट होने में उसने कितना, 1 सेकंड लिया। अगर मैं इसको उठाकर यहां तक भी लेके जाता हूं तो 1 वाइब्रेशन कंप्लीट होने में वो 1 ही सेकंड लेगा। तो इससे हमें यह पता चला जो इसका टाइम पीरियड है वो सिर्फ डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसकी लेंथ के ऊपर और जी की वैल्यू के ऊपर। और जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब डिपेंड नहीं करता कि मास कुछ भी हो और उसका एम्पलीट्यूड कुछ भी हो, उसके ऊपर टाइम पीरियड बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। तो ये हमारे पास कंप्लीट लेक्चर था सिंपल पेंडुलम का, और हमने ये भी देखा कि सिंपल पेंडुलम किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करती है। तो ये कुछ पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, तो आपने इसे अपने जहन में बिठा कर रखना है। इस फार्मूले को हम इसी लेक्चर के अंदर इसके न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसके अंदर ही टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज होगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, T = 2 पाई रूट के अंदर L/G। उम्मीद है कि सिंपल पेंडुलम आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि बॉल एंड बाउल सिस्टम किस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करता है। अच्छा, तो अब हम देखने के लिए जा रहे हैं कि बाउल एंड बॉल सिस्टम आपके पास किस तरीके से वर्क करता है और ये किस तरह आपके पास जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, जिसे हम SHM भी लिखते हैं। अच्छा देखिए, ये आपके पास एक बाउल है। बाउल आप कह सकते हैं कि एक बड़ा कटोरे टाइप का या बड़ा सा बर्तन टाइप का आपके पास एक क्या है, बाउल है। एक आपके पास बाउल है। अच्छा अब देखिए, बाउल के अंदर आपके पास एक बॉल आपने यहां पर रखी हुई है। बाउल के अंदर आपके पास क्या है, एक बॉल है। अच्छा अब देखिए, बॉल का जो वेट है, मुझे ये बताएं वेट किस तरफ जो है फोर्स लगाता है। अभी हमने सिंपल पेंडुलम के अंदर भी देखा था कि उसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड था। तो यहां पर जो बाउल के अंदर बॉल है उसका भी वेट कहां पर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा। और इसके ऊपर एक और भी फोर्स लग रही है, इसके ऊपर, इस बॉल के ऊपर एक और भी फोर्स लग रही है जो इस वेट का क्या है, रिएक्शन है। आपने ये लो तो पढ़ा होगा कि एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। अगर किसी भी एक चीज का एक्शन होता है या किसी भी फोर्स का एक्शन होगा तो उसके अपोजिट उसका रिएक्शन भी होगा। तो देखिए, वेट जब नीचे की तरफ उसे खींच रहा है तो बाउल क्या करेगा, उस गेंद के ऊपर या उस बॉल के ऊपर अपवर्ड की तरफ फोर्स लगाएगा। तो देखें, अभी तक तो इसने, इस बॉल ने मूव करना स्टार्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसका जो रिएक्शन है और इसकी जो वेट की फोर्स है, अभी तक ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट अपोजिट है। और फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड की फोर्सेस जब अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर देती है, बॉडी को मूव करने नहीं देती। तो बिल्कुल सेम इस वेट की डायरेक्शन कहां पर है, नीचे की तरफ उसे खींच रही है।
और रिएक्शन उसे ऊपर की तरफ फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है, तो अभी तक इस बॉल ने मूव करना स्टार्ट नहीं किया। तो ये बॉल किस तरह मूव करेगी, तो हम इस बॉल को उठाकर उसकी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ले जाते हैं। इस बॉल को मैंने यहां से डिस्प्लेस किया, इस बॉल को मैं यहां से डिस्प्लेस करते हुए इस पोजीशन के ऊपर लेकर चला जाता हूं। इस बॉल को मैंने यहां से उठाया और यहां से मूव करते हुए मैं इस पॉइंट के ऊपर ले गया। मैं कहता हूं कि अच्छा देखिए, यहां पर बॉल मूव नहीं कर रही थी, मतलब जहां बॉडी मूव नहीं करे तो वो उसकी कौन सी पोजीशन कहलाती है, मीन पोजीशन कहलाती है। यहां पर इस बॉल की पोजीशन क्या है, मीन पोजीशन है। और इस मीन पोजीशन को मैं कैपिटल ओ का नाम दे देता हूं कि ये जो मीन पोजीशन है इसको मैंने नाम दे दिया इस पॉइंट को कैपिटल ओ का। तो अब मैं यहां से बॉल को उठाकर उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जा रहा हूं, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं कैपिटल ए का, कि मैं इसकी मीन पोजीशन से लेकर उठाकर मैं कहां ले गया, पॉइंट ए पर, जो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन थी। अब देखिए यहां मैंने बॉल को इस तरह पकड़ के रखा है, अभी तक मूव नहीं कर रही। जब मैं यहां पर इस बॉल को छोड़ूंगा तो बॉल क्या करेगी, अपनी मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर अब रीस्टोरिंग फोर्स आ गई। तो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगी। अच्छा, ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, अभी मैंने आपको इससे प्रीवियस वाले टॉपिक में भी बताया था। ये वेट ही है जो उसे नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, उसकी इस जो बॉल है उसका वेट ही है जो उसे अपनी मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब देखिए जब बॉल यहां पर अपनी मीन पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा तो यहां पर मीन पोजीशन की तरफ बॉल बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। क्यों, क्योंकि उस बॉल के अंदर अब इनर्शिया है। इनर्शिया क्या चाहता है कि अगर बॉडी मूव करते हुए आई थी तो वो मूव करते हुए ही दोबारा अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर चली जाए। तो दोबारा से बॉडी क्या करेगी, यहां पर दोबारा से बॉडी मूव करते हुए एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आ जाएगी। तो अब देखें, दोबारा अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर आने की वजह से अब बॉल दोबारा क्या चाहेगी कि वो रीस्टोरिंग फोर्स अब उसके अंदर आ गई। तो बॉल अब दोबारा से ये चाहेगी कि वो मूव करते हुए अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाए। तो वो दोबारा से बॉल क्या करेगी, मूव करते हुए रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपनी मीन पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगी। लेकिन वो मीन पोजीशन के ऊपर नहीं रुकेगी क्योंकि उसके अंदर इनर्शिया है। तो इनर्शिया की वजह से वो दोबारा मूव कर जाएगी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो बॉल मुसलसल कंटिन्यूअस रेगुलरली इस तरह टू एंड फ्रो मोशन करेगी। तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। तो यहां पर जो बॉल है बाउल के अंदर वो क्या कर रही है, वाइब्रेटरी मोशन कर रही है या फिर ऑसिलेशन कर रही है। तो इस तरह की मोशन हमारे पास क्या कहलाती थी कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो हमने यहां भी प्रूव कर दिया कि बॉल एंड बाउल सिस्टम भी आपके पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्यों, क्योंकि वो अपनी मीन पोजीशन पर ही, अपनी फिक्स पोजीशन पर ही, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या थी कि अपनी फिक्स पोजीशन के आगे पीछे ही बॉडी मूव करे। तो वो आपके पास क्या कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। तो बॉल अपनी मीन पोजीशन की ऊपर ही क्या कर रही है, अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो वाइब्रेटिंग मोशन कर रही है। तो आपकी बुक के अंदर भी ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो साइड में बुक का पेज भी चल रहा होगा तो आप वहां से भी रीड कर सकते हैं। मैं आपको यहां से रीड करके बता रहा हूं। बॉल एंड बाउल सिस्टम एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह है, यहां पे लिखा हुआ है कि लेट अस एग्जामिन द मोशन ऑफ बॉल प्लेस इन अ बॉल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब हम देखते हैं कि एग्जामिन करते हैं कि किस तरह से बॉल एंड बाउल मोशन आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि व्हेन अ बॉल इज प्लेस्ड एट द मीन पोजीशन ओ, जब बॉल अपनी मीन पोजीशन ओ के ऊपर थी, दैट इज एट द सेंटर ऑफ बाउल, तो वो इस बाउल का क्या था, सेंटर था। जब बॉल जो है मीन पोजीशन पर थी
तो वो उस बाउल का क्या था, एक सेंटर था। जाहिर सी बात है यहाँ पे बॉल सेंटर के अंदर पड़ी हुई है। इन दिस पोजिशन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज जीरो। अभी मैंने आपको यही बताया था पीछे भी कि जब बॉडी यहाँ पर रुकी हुई है, अपनी मीन पोजीशन पर है, तो उस पर जो नेट फोर्स लग रही है वो फिलहाल जीरो है। क्यों? क्योंकि अभी तक बॉडी जब यहाँ पर थी तो मूव नहीं कर रही, बस रिएक्शन ऊपर की तरफ खींच रहा है और वेट नीचे की तरफ, तो दोनों इक्वल हैं और कैंसल आउट हो गए। तो बॉडी जो है या बॉल जो है अपनी जगह पर ही मौजूद है। उसके बाद लिखा हुआ है कि नाउ इफ वी डिस्प्लेस बॉल टू एन एक्सट्रीम पोजीशन ए, जब हम इस बॉल को एक्सट्रीम पोजीशन ए पर डिस्प्लेस करते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन ए के ऊपर लेकर जाते हैं, फिर क्या होगा, देन रिलीज इट। जब हम यहां से उसके रिलीज कर दें, यहाँ ओ पोजीशन से लेकर हम ए पर लेकर गए, अब हम यहां से अगर उसे रिलीज कर दें, छोड़ दें, तो अब क्या होगा, द बॉल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द मीन पोजीशन और ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स कॉज्ड बाय इट्स वेट कंपोनेंट। तो बॉल अपनी मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। और रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, उसका वेट का कंपोनेंट ही है जो उसे रीस्टोर करके मीन पोजीशन की तरफ ला रहा है। पीछे भी मैंने यही बताया, बुक के अंदर भी तमाम बातें यही लिखी हुई है। उसके बाद कह रहा है कि एट पोजीशन है द बॉल गेट मैक्सिमम स्पीड ड्यू टू इनर्शिया। अच्छा अब देखें, जब हम यहां से बॉडी को मूव करवाते हुए यहां पर लेके गए, तो यहां पर जो इसकी वेलोसिटी है ना, जीरो होगी। यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। जब बॉडी मूव करते हुए स्पीड के साथ यहां पर आएगी, तो यहां पर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। यहां पर मीन पोजीशन के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि जब हम यहां से लेकर गए तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई, जब हमने यहां से छोड़ा तो बिल्कुल स्पीड के साथ यहां से मूव करता हुआ जाएगा, तो उसकी यहां पर जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा होगी। जब मूव करते हुए दोबारा अपने इस एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाएगा, तो अब यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब जीरो है, दोबारा रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो यहां पर आने की कोशिश करेगा, तो दोबारा इस जगह पर इसकी वेलोसिटी तेज हो जाएगी और मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से वो दोबारा यहां पर अपनी मीन पोजीशन ए की तरफ चला जाएगा। तो इस मीन पोजीशन को हम नाम दे देते हैं यहां पर बी का। तो अब आगे बात यही लिखी हुई है कि इट्स मूव टुवर्ड द अपोजिट एक्सट्रीम पोजीशन बी, कि जब वो ए से अपनी मीन पोजीशन पर आएगा तो दोबारा अपोजिट, उसके ही अपोजिट क्या, मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ चला जाएगा। ए एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पर आया, दोबारा अपोजिट अपनी एक्सट्रीम पोजीशन बी के ऊपर चला गया विद द रीस्टोरिंग फोर्स दैट एक्ट्स टुवर्ड द मीन पोजीशन, द स्पीड ऑफ बॉल स्टार्ट टू डिक्रीज। तो दोबारा से जब यहां पर वो बी से दोबारा मीन पोजीशन पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और अगर मीन पोजीशन से यहां पे जा रहा है तो इस जगह पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही तमाम बातें इसके अंदर लिखी हुई है कि जो बॉडी है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, तो इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो इसकी ज्यादा कोई आपके पास डेरिवेशन वगैरह नहीं थी, बस इसके अंदर थ्योरी थी। आपको बस इसका ये एक्सपेरिमेंट समझना था कि जो बॉल एंड बाउल सिस्टम है वो किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा है। तो उम्मीद है कि ये जो बॉल एंड बाउल सिस्टम मैंने आपको बताया है आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके हम दो न्यूमेरिकल हैं, तो अब उसके हम दो न्यूमेरिकल को करते हैं। अच्छा, तो अब इसकी हम वर्क एग्जांपल 3 करने के लिए जा रहे हैं। तो वर्क एग्जांपल 3 आपके सामने शो भी हो रही होगी और यहाँ से मैं रीड भी कर रहा हूँ, तो आप सामने की तरफ देखते जाएं। वर्क एग्जांपल 3 में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द पीरियड, मतलब आपने क्या मालूम करना है, टाइम पीरियड आपने मालूम करना है। आगे कह रहा है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम, एक आपने टाइम पीरियड मालूम करना है और दूसरे नंबर पर आपने सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। आगे कह रहा है कि 1.0 मीटर लॉन्ग एट अ लोकेशन, कि जो सिंपल पेंडुलम की लेंथ दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 1.0 मीटर।
लेंथ को हम शो करेंगे स्मॉल एल से, जो हमने फार्मूले में भी देखा था। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है कि वेयर जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू अगर आपको दी हुई है तो जब भी आपको 9.8 ही होगी, अगर नहीं दी हुई तो आपने खुद से 9.8 लेनी है। जी की वैल्यू आपके पास फिक्स होती है। लेंथ भी आपको गिवन है, जी की वैल्यू भी आपको दी हुई है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपने मालूम करना है। तो टाइम पीरियड के लिए मैंने कहा था कि इस फार्मूले को आपने जो है वो याद रखना है। फार्मूला क्या है? T इज इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर L अपॉन जी। मालूम हमने टाइम पीरियड करना है, 2 फॉर्मूले का लिखा। अच्छा, जो पाई की वैल्यू है ना, पाई की वैल्यू फिक्स है, ये एक कांस्टेंट नंबर है पाई। उसकी वैल्यू क्या होती है? 3.142। अगर फॉर्मूले में गिवन है तो जब भी आपको यही वैल्यू गिवन होगी, अगर फॉर्मूले में गिवन नहीं है तो पाई की वैल्यू आपको याद रखनी है खुद से। पाई की वैल्यू क्या है? 3.142। तो पाई की जगह पर हमने 3.142 पुट किया, रूट के अंदर एल था, एल हमें क्या दिया है? 1.0, और जी की वैल्यू क्या है? 9.8। तो इस स्टेप के अंदर हमने सारी वैल्यूज फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी। अब 2 को आप कैलकुलेटर में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 6.284, और 1.0 और 9.8 को आप डिवाइड करेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा 0.120। ठीक है, अब आप कैलकुलेटर के अंदर क्या लिखें? 6.284 मल्टीप्लाई और रूट लगाकर 0.120 लिखकर आप इक्वल दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.0। तो बुक के अंदर आंसर है 2.01, तो 1-2 पॉइंट का फर्क हो सकता है, उससे कोई भी मसला नहीं है। तो टाइम पीरियड आपका क्या आया? 2.00, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या निकाल लिया? टाइम पीरियड। सेकेंड स्टेप में इसने क्या कहा है कि फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है। तो इसी चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब मैंने फ्रीक्वेंसी आपको पढ़ाई थी तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? F इज इक्वल टू 1/T। अगर टाइम पीरियड गिवन है तो अगर टाइम पीरियड निकाल लिया आपने, अब फ्रीक्वेंसी बिल्कुल इजीली आप निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए आपने क्या करना है? F वैसे ही उतरा आपका 1, और टाइम पीरियड आपका कितना आया था? 2.00। तो टाइम की जगह पे आपने रखा 2.00, और कैलकुलेटर में आप करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2.00, तो आपके पास आंसर आएगा 0.5। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। तो एक आंसर आपके पास ये आया फ्रीक्वेंसी का, और टाइम पीरियड का आंसर आपके पास ये आया। तो ये आपकी बुक की वर्क एग्जाम्पल 3 थी। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास है वर्क एग्जाम्पल 4। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं फिजिक्स या मैथ्स के हवाले से उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और इस चैप्टर के जो बुक के एंड में प्रॉब्लम्स जितनी भी है वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आपको सॉल्व करवाऊंगा, और जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन आंसर बीच में है बुक के वो भी आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आपको वो भी कंप्लीट करवा दूंगा। अब चलते हैं, वर्क एग्जाम्पल 4 है, वो भी साइड में चल रही होगी तो यहां से मैं रीड कर लेता हूं। वर्क एग्जाम्पल 4 में लिखा हुआ है कि पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक आपने देखी होगी कि एक घड़ी है, उसके नीचे पेंडुलम इस तरह लटका हुआ होता है। कह रहा है कि वो एक आपके पास क्लॉक है। अब पेंडुलम मेजरिंग आउट द पासिंग ऑफ अ सेकेंड। तो वो देख रहे हैं कि जो पेंडुलम है वो कुछ सेकंड से इस तरह क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, पास हो रहा है। मतलब कि हाउ लॉन्ग अ पेंडुलम इज रिक्वायर्ड टू हैव अ पीरियड। कह रहा है कि हाउ लॉन्ग, कि कितनी लेंथ होनी चाहिए उस पेंडुलम की। कह रहा है कि वो पेंडुलम इस तरह मूव कर रहा है तो उस पेंडुलम की कितनी लेंथ होनी चाहिए, तो आपने एल मालूम करना है। आगे कह रहा है कि हाउ लॉन्ग अ पेंडुलम इज रिक्वायर्ड टू हैव अ पीरियड ऑफ 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कंप्लीट करने के लिए, 1 सेकेंड कंप्लीट करने के लिए उस पेंडुलम की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो टाइम 1 सेकेंड दे दिया और लेंथ आपने क्या करनी है? फाइंड करनी है। और जी की वैल्यू भी आपको बता दी कि कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला आपके पास यही लगेगा, T इज इक्वल टू 2 पाई
रूट के अंदर L/G। अच्छा अब देखें, हमें लेंथ मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? लेंथ जो रूट के अंदर मौजूद है। तो लेंथ रूट खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं। तो यहां मैंने लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहां भी स्क्वायरिंग कर दी टी पर, और इस पूरी वैल्यू पर भी यहां मैंने क्या कर दी, स्क्वायरिंग। टी का स्क्वायर टी। अच्छा ये जो स्क्वायर है ना, ये 2 का भी है, पाई का भी है, और इस पूरे रूट का भी है। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और पाई का स्क्वायर कितना हुआ पाई स्क्वायर। और ये बात याद रखनी है कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया, L/G बच गया। देखें एल जो है वो रूट से क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहां पर देखें, ये G यहां पर डिवाइड हो रहा था L के साथ, तो वहां जाकर टी स्क्वायर से क्या हो गया, मल्टीप्लाई। क्योंकि हमें लेंथ मालूम करनी है ना, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि हमारे लिए लेंथ अलग हो जाए तो आसान हो जाए सॉल्व करना। G यहां पर डिवाइड हो रहा था, वहां जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। 4 पाई स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, तो यहां नीचे आके डिवाइड हो गया। अब देखिए लेंथ यहां से क्या हो गई, अलग हो गई। अब हम बिल्कुल यहां पर इजी कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली हमारा न्यूमेरिकल अब हो सकता है कि यहां पर वैल्यूज पुट कर दो। इसको मैंने यूं घुमा के लिख दिया, लेंथ यहां लिख दी। G की वैल्यू 9.8 थी, तो G की जगह हमने क्या पुट किया, 9.8। T हमें दिया हुआ था 1, तो T की जगह 1 पुट किया, और T का स्क्वायर था तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर आ गया। नीचे देखें 4 है, तो इसकी जगह पर हमने क्या लिखा, 4 वैसे ही आ गया। और पाई की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, ये फिक्स है 3.142, तो पाई की जगह पे मैंने क्या लिखा, 3.142। यहां पर मैंने इस स्टेप में सारी वैल्यूज को क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा। देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 9.8 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9.8 आ जाएगा। अब आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, 3.142 का स्क्वायर लें कैलकुलेटर में। पहले आप क्या करें, 3.142 का स्क्वायर लेके इक्वल दबा दें, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें। किसको किस तरह, इस स्टेप को देखें, नहीं समझ आ रहा तो किस तरह आपने सॉल्व करना है, 3.142 का कैलकुलेटर में स्क्वायर लें, इक्वल दबा के 4 से मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आएगा वो यहां पर आपने नीचे लिख देना है। अब सिंपल 9.8 डिवाइडेड बाय 39.4 कर दें। तो जब 9.8 डिवाइडेड बाय 39.4 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.24, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ये हमारे पास लेंथ निकल आई कि 1 सेकेंड पेंडुलम को मूव करने के लिए, या 1 सेकेंड का टाइम अगर पेंडुलम लेगा तो उसके लिए हमें लेंथ कितनी रिक्वायर्ड है, 0.25 मीटर की लेंथ होनी चाहिए। तो ये आपके पास वर्क एग्जांपल 4 थी, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल इसके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।